दोस्तों नमस्कार। HKR इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके जो 10th क्लास का जो भी सिलेबस है वो 1 बाय 1 करके हम जो है इस वीडियोस में देखेंगे। सभी प्रकार की ग्रामर, टोटल लेसन्स और उसके बाद में जितनी भी पोइम्स है और सिलेबस से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स है, लेटर्स है, सब कुछ इस सीरीज़ में हम 1 बाय 1 करके करेंगे। तो आज जो हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोइम से, और जो सिलेबस है उसमें जो पहली पोइम है वो है द रिस्क। और टोटल जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो पोइम का सेक्शन है यानी कि उसके जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं, मतलब 6 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आंसर आते हैं इसके अंदर, और 4 मार्क्स का एक आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आता है। तो पहले हम इस पोइम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद में इस पोइम के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके अपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो जब आप इस वीडियो को देखना शुरू करें तो जो पोइम है पहले उसका एक बार आप कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लें। अगर आपके पास बुक्स है तो उस बुक्स को अपने पास रख लें, उसके थ्रू इसको सीखें। पहले पोइम को बड़े आराम से, प्यार से पहले पूरी पोइम को समझ लें, क्योंकि कई बार बीच में से भी अगर कोई क्वेश्चन बन के आता है तो वो भी अपने कर सकते हैं। पोइम के लास्ट में मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा कि कई बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो सारे क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं कर पाते, सारे के सारे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। तो एक ट्रिक होती है जो काम आती है उन बच्चों के लिए जिनको खास करके संघर्ष करना पड़ता है याद करने के लिए क्वेश्चन आंसर वगैरह। तो वो सिर्फ उससे देखिए, आप ऐसे नहीं हो सकता कि उससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ले लो, परंतु कुछ नहीं आता जिन बच्चों को, उनके लिए बेटर है। कहते हैं ना कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो उनके लिए वो काम कर रहे हैं। तो जो बच्चे लर्न कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिनको मेमोराइज हो जाता है, जिनको याद हो जाता है, जो प्रश्न उत्तर बना सकते हैं, उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो बच्चे पहले पोइम को आराम से पढ़ें, आराम से सीखें, आराम से अपने प्रश्न उत्तर को लर्न करें और फिर लिखें। अच्छे मार्क्स तो उसी से आ सकते हैं। ये ठीक है, थोड़ा पास होने का एक तरीका होता है। कुछ बच्चों को जिनको नहीं आता उनके लिए है, तो वो हम पोइम के लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम पोइम को देखते हैं कि पोइम क्या है और उसको अच्छे से पोइम की लाइन जो है उसको पढ़ते हैं और उसके बाद में उसको हल करते हैं। तो ये जो पोइम है हमारे सामने, ये पोइम है रिस्क, पहली पोइम है, और इसको जो लिखा गया है वो है जेनेट रैंड के द्वारा इसको लिखा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये लर्न होना चाहिए, कि याद होना चाहिए कि कौन सी पोइम किस राइटर के द्वारा लिखी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकायदा उसकी स्पेलिंग भी जो है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कई बार आप लिखते द पोइट सेज, जगह आप वहाँ भी ऐसे भी लिखते हैं जेनेट रैंड सेज, तो जो टीचर है उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता है कि बच्चे को पता है कि ये पोइम किसने लिखी है। तो याद है जी, पोइम का नाम है रिस्क और इसको लिखा गया है जेनेट रैंड के द्वारा। पोइम का पूरा नाम याद रखना, कुछ बच्चे बोलते हैं रिस्क, तो रिस्क है ये पोइम। जब भी आपको पोइम का नाम लिखना हो यहाँ भी, वहाँ पे प्रॉपर सही नाम लिखें, क्योंकि जो नाम होता है वही लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम इस पोइम को पढ़ते हैं आराम से। देखिए इस पोइम में क्या बताया गया। इस पोइम में मेनली आपको जब शुरुआत का जो सेक्शन है इसमें आपको ये मिलेगा कि कौन सा काम करने पर जीवन में किस प्रकार का रिस्क रहता है। पहले पार्ट में पोइट ने जो है यही बात की है। तो अपने इसको देखते हैं। वो कहता है टू लाफ, यदि आप हंसते हैं, लाफ करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो इसमें भी एक रिस्क है, हंसने में भी एक रिस्क है। इज टू रिस्क, इसमें रिस्क है। अपीयरिंग, प्रकट होने का, क्या प्रकट होने का, द फूल, मूर्ख, प्रकट होने का रिस्क है। मतलब यदि आप हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं, तो इसमें भी एक रिस्क है कि कहीं सामने वाला आपको मूर्ख ना समझ ले कि ये तो मूर्ख व्यक्ति है, जब देखो तब हंसता रहता है। यानी कि हंसने में भी रिस्क है, किसका होने का, मूर्ख रहने का, मूर्ख सिद्ध होने का रिस्क रहता है। टू वीप, यदि आप रोते हैं, इज टू रिस्क, इसमें भी रिस्क है, ना केवल हंसने में बल्कि अगर आप रोते हैं इसमें भी रिस्क है। अपीयरिंग, प्रकट होने का। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब होता है भावुक, तो इसमें भावुक होने का रिस्क है। यदि आप रोते हैं लोगों के सामने, तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि यार ये तो भावुक व्यक्ति है, हर बात बात पे रो लेता है, यानी कि आपकी भावुकता प्रकट हो जाती है यदि आप रोते हैं तो। ठीक है, तो इसमें भी एक रिस्क है। अब देखिए, टू रीच आउट फॉर अनदर, यहाँ पर टू रीच आउट फॉर अनदर जो फ्रेज है इसका मतलब होता है रीच आउट, वैसे तो पहुँचना, पर तो पहुँचने का मतलब यहाँ पर कभी कहता है यदि आप किसी की सहायता करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपको लगे कि यार ये व्यक्ति संकट में, अपनी इसकी सहायता करने जाते हैं। इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क रहता है, किसका, इन्वॉल्वमेंट का रिस्क रहता है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है सम्मिलित होने का रिस्क रहता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है
आपको लगा कि मुसीबत में है, मैं इसकी सहायता करता हूँ, परंतु फिर आपको ऐसे लगता है कि यार मैं इसकी सहायता करने जा रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं समझ ले कि ये मेरे बातों को जानना चाहता है, या ये मेरे से अपने कहते हैं मज़े लेना चाहता है, कई बार अपने ऐसे भी कहते हैं, तो एक प्रकार का रिस्क तो इन्वॉल्वमेंट रहता ही है ना। तो वो कहता है कभी कि यदि आप किसी की सहायता करने पहुँचे तो उसमें भी रिस्क रहता है कि कहीं वो आपको ये ना समझ ले कि आप मज़े लेने के लिए आए हो, इन्वॉल्वमेंट होना चाहते हो उसके अंदर, सम्मिलित होना चाहते हो उस बात में। टू एक्सपोज फीलिंग्स, यदि आप लोगों के सामने अपनी भावनाओं को जाहिर करते हैं, इसमें भी एक रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, आपकी सच्चाई, आपका जो आप जिस प्रकार के हो वो सामने आने की जो है इसके अंदर रिस्क रहता है। कहने का मतलब आपने किसी को अपनी भावनाएं बताई कि मेरे साथ ये समस्या है, तो कहीं वो उस भावनाओं के अंदर आपका अपना ट्रू सेल्फ नहीं निकाल ले। जैसे मान लीजिए अब आपके पास कोई पैसे नहीं है, आप दुखी हो और आपने किसी को दिया, यार मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, आपने ये बात उसको बता दी, परंतु साथ में एक एक्सपोजिंग ऑफ ट्रू सेल्फ ये भी कर दिया कि अगर मान लो वो सामने वाला आपकी हेल्प करना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ये भी तो सोच सकता है कि यार मैं इसकी हेल्प तो कर रहा हूँ, इसके पास तो पैसे नहीं है, क्या पता कब लौटाएगा। तो आपका जो ट्रू सेल्फ है ना वो भी एक्सपोज हो जाता है, इस बात का रिस्क रहता है हमेशा। तो अपनी भावनाएं बताने में भी एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ का रिस्क रहता है, ठीक है। टू प्लेस आइडियाज, अपने आइडियाज और अपने ड्रीम्स, अपने आइडिया होते हैं अपने विचार, और अपने ड्रीम्स होती हैं अपनी सपने। यदि हम अपने आइडियाज, अपने आइडिया और अपने ड्रीम, अपने सपने बिफोर ए क्राउड होती है भीड़, यदि हम एक भीड़ के सामने अपने आइडियाज, अपने ड्रीम्स को बताते हैं, तो इसमें भी रिस्क रहता है। किसका रिस्क रहता है? बीइंग कॉल्ड नाइव, इसमें भी नाइव मीन्स नौसखिया मतलब जिसको अभी किसी चीज़ का पता ना हो, नौसखिया होने का रिस्क रहता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भीड़ के सामने जा करके अपने आइडिया को रखते हैं, अपने ड्रीम्स को उसके सामने रखते हैं, तो हो सकता है कि लोग समझे कि यार अभी तो ये बेचारा अनुभवहीन व्यक्ति है, इसको तो पता ही नहीं है। कई बार हम अपने कहते हैं कि हम देश के लिए ये करना चाहते हैं, हम देश के लिए वो करना चाहते हैं, तो लोगों को उसके अंदर ये रिस्क रहता है कहीं लोग आपको अनुभवहीन ना समझ ले कि इसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के आइडियाज और ड्रीम्स को अगर आप क्राउड के सामने रखते हैं तो उसमें एक बात का रिस्क हमेशा लगा रहता है कि कहीं आपको नौसखिया ना समझा दिया जाए। टू लव, यदि आप किसी से प्यार करते हैं, इज टू रिस्क, इसमें भी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि जरूरी नहीं कि आपको वापस में क्या मिले, प्यार मिले। आप किसी से प्यार करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको भी रिटर्न में प्यार मिले, ये इसमें रिस्क होता है। टू लव इज टू रिस्क डाइंग, इसमें ये लव नहीं है, या लिव होगा, सही कर लीजिएगा। टू लिव, जीने में, यदि आप जीते हैं तो उसमें किस चीज़ का रिस्क रहता है? डाइंग, मरने का रिस्क रहता है। जीवन चल रहा है, इसमें मरने का रिस्क तो है ही, अभी ये तो है नहीं कि हम जीना छोड़ देंगे। तो टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। टू होप, यदि आप किसी चीज़ के प्रति आशा रखते हैं, होप होता है आशा। इज टू लाइक डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है निराशा, तो इसमें भी निराशा का रिस्क रहता है। टू ट्राई, यदि आप किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, टू ट्राई, कोशिश करते हैं, इज टू रिस्क फेलियर, तो आपके असफल होने का रिस्क रहता है। अब देखिए कवि ने इतनी चीज़ें बताई हैं, लगातार यहाँ से कह रहा है कि यदि हंसोगे तो मूर्ख होने का रिस्क है, रोगे तो भावुक होने का रिस्क है, किसी की मदद करोगे तो सम्मिलित होने का रिस्क है, यदि आप अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं तो अपनी सच्चाई प्रकट करने का रिस्क है, यदि आप भीड़ के सामने आइडियाज़ और ड्रीम्स रखते हैं तो आपको नौसखिया कहने का रिस्क है, यदि आप प्यार करते हो तो आपको रिटर्न में प्यार ना मिले, इस बात का रिस्क है, यदि आप जीते हो तो मरने का रिस्क है, यदि आप आशा रखते हो तो निराशा का रिस्क है, और यदि आप कोशिश करते हो तो फेल होने का रिस्क है। इतने काम रिस्क होने के बावजूद कवि क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कोटेशन है पूरी की पूरी, बट रिस्क इज मस्ट बी टेकन। कवि कहता है फिर भी मैं कहता हूं कि आपको जीवन में रिस्क लेना चाहिए, मस्ट भी टेकन, जरूर लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट होता है बड़ा, सबसे बड़ा, हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब है नुकसान या समस्या, कोई भी चीज़ की जो सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा जो हैजार्ड है वो है इन लाइफ, इस जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, जीवन में किसी भी प्रकार का रिस्क ना लेना। आगे देखिए, द पर्सन, वो व्यक्ति, हु रिस्क्स नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता, वो व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता। डज नथिंग, यहाँ पर सब के सब जो है
वर्ब के रूप में आ रही हैं। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो व्यक्ति जो जीवन में रिस्क नहीं लेता। डज नथिंग, कुछ नहीं कर पाता। हैज नहीं, नथिंग का मतलब है कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। डज नथिंग, कुछ कर नहीं पाता। हैज नथिंग, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। इज नथिंग, वो कुछ नहीं होता है, वो व्यक्ति खुद कुछ नहीं होता है। इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, और वो जीवन में भी आगे जाकर बिकम्स, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पर, बिकम्स नथिंग, और वो भविष्य में भी कुछ नहीं कर पाता। यानी कि जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर पाता, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, वो खुद कुछ नहीं होता और भविष्य में भी कुछ नहीं बन पाता। कभी कहना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि सबसे बड़ा जो हैजार्ड है वो यही है कि आप जीवन में रिस्क नहीं लेते। तो जीवन में रिस्क लेना चाहिए। पॉइंट का कहने का मतलब ये है। दे मे अवॉइड, वो व्यक्ति, उन व्यक्तियों की बात कर रहा है जो रिस्क नहीं लेता। दे मे अवॉइड, हो सकता है कि वो अवॉइड कर दे, बच जाएं। किस चीज से बच जाएं? सफरिंग, दुखों से, तकलीफों से बच जाएं। सोरो, दुखों से बच जाएं। यहाँ दोनों का मतलब है सफरिंग एंड सोरो, दुख और तकलीफ। हो सकता है कि वो दुख और तकलीफों से बच जाएं कुछ समय के लिए। जीवन में कोई चीज़ है, आप डरते हो और आप रिस्क नहीं लेते, हो सकता है कि जस्ट जो आपको किसी भी प्रकार का उस काम को करते समय किसी भी प्रकार का दुख होने वाला हो, किसी भी प्रकार की तकलीफें मिलने वाली हो, किसी भी प्रकार की मुसीबत मिलने वाली हो, उससे हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए बच जाओ। बट दे, परंतु वे लोग, कैन नॉट लर्न, नहीं सीख पाएंगे, जीवन में कभी भी नहीं सीख पाएंगे। फील, किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाएंगे। चेंजेस, जो बदलाव हो रहे हैं उनको नहीं सीख पाएंगे। ग्रो, जीवन में प्रगति कैसे करते हैं उसको नहीं सीख पाएंगे। लव, प्यार को नहीं सीख पाएंगे। लाइफ, जीवन जीने को नहीं सीख पाएंगे। यदि आप जीवन में कोई रिस्क नहीं ले सकते तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए तो आप किसी काम से, दुख तकलीफों से बच जाओ, परंतु आप जीवन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें सीखनी है, फील, चेंज, ग्रो, लव, लाइव, लिव, जितनी भी चीजें हैं इनको आप सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, ये भी एक फ्रेज है। चेंड होता है बंधे रहना, बाय देयर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड होते हैं निश्चितता। निश्चितता, हो सकता है कि आप निश्चितता की भावनाओं से बंधे रहें यदि आप रिस्क नहीं लेंगे। निश्चितता की भावना क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और उस काम, वो काम तो आपका ठीक है, परंतु नया कोई काम करना है, उसको आप करने से हमेशा डरोगे, उस काम को नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार वो काम रहने दो, जो ये काम मैं कर रहा हूँ ठीक रहा हूँ। ऐसे लोग अपनी एक निश्चितता में ही बंधे रहते हैं, कुछ नया करने का काम नहीं करते, क्योंकि नए काम करने में क्या होता है, रिस्क होता है, और वो इस रिस्क को लेने के डरते हैं और इसीलिए जीवन में कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते। यानी कि वो अपनी निश्चितता की भावनाओं से बंधे रहते हैं। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड फ्रेज है, अपनी निश्चितताओं की भावना से बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, वास्तव में वो गुलाम होते हैं, वो आजाद नहीं होते। ऐसे लोग गुलाम होते हैं, अपनी निश्चितता के गुलाम होते हैं। उस एरिया के, कहते हैं ना कुएं का मेंढक होता है, बस वो बात हो जाती है उसके साथ, वो उस निश्चितता का ही गुलाम रहता है। दे हैव फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड होता है गवा देना, वो गवा देते हैं। क्या गवा देते हैं? देयर फ्रीडम, अपनी जो असली आज़ादी है जीवन में वो गवा देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति जीवन में रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर पाता, कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, वो खुद कुछ नहीं होता, वो जीवन में कुछ नहीं बन पाता। ऐसे लोग हो सकता है कुछ समय के लिए दुख और तकलीफों से बच जाए, परंतु वो नहीं सीख पाएंगे लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लाइफ। ठीक है, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो जीवन में निश्चितता से बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, वास्तव में वो गुलाम होते हैं। दे हैव फोर्टिफाइड, वो गवा देते हैं अपनी आज़ादी। उन्हें लगता है हम आज़ाद है, परंतु वास्तव में आज़ाद नहीं होते, वो अपनी आज़ादी को गवा चुके होते हैं। ओनली ए पर्सन, लास्ट में वो कहता है, कभी पूरी पोएम का निचोड़ निकाल रहा है कि ओनली ए पर्सन, कि एक व्यक्ति जो जीवन में हु रिस्क, जो जीवन में रिस्क लेता है, इज ट्रू फ्री, असली जीवन में वास्तव में वो ही आज़ाद होता है। यदि आप जीवन में रिस्क नहीं लेते तो आप आज़ाद नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको शायद पोइम समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में तो एक बार और देख लीजिएगा, एक दो बार आप पोइम को देखेंगे आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है पोइम के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये है लाइन 1 से लेकर के 6 तक के जो है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। पेपर में 4 नंबर का किसी भी पोइम में से 2 आते हैं। जो आपके सिलेबस में जितनी पोइम्स है उसमें से जो है 2 पैराग्राफ्स जो है वहाँ दिए होते हैं, और उसमें से आपको जो है ये उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। ठीक है, 4 नंबर का आता है। तो आपने लाइन 1 to 6 लिए, लगभग 6 लाइनें के आसपास, 6-7 लाइन जो है उसमें एग्जाम में होती है, जो 6-6 लाइन करके करते हैं। सबसे पहले रेफरेंस। ठीक है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा अच्छे से लर्न कर लेना आप, ज़्यादातर बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, तो शुरुआत ही अच्छी नहीं होती। रेफरेंस, तो ये रेफरेंस जो है आपको, ये जो 2 लाइनें हैं इसको रट्टा ही मार लो, क्योंकि इन 2 लाइनों को हर एक में लिखना है। सिर्फ पोइम का नाम और पोइट का नाम ही आपको चेंज करना है। These lines have been taken from, इन लाइनों को लिया गया, कहाँ से लिया गया? पोइम। पोइम का जो सही नाम है वो लिखो, रिस्क्स। द पोइम इज कंपोज्ड, ये कंपोज्ड की स्पेलिंग सी हो जाएगी, COMPOSED,
COMPOSED, कंपोज्ड, इज कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। और इसको कंपोज किया गया, पोइम जो होती है वो कंपोज होती है, रिटर्न भी लिख सकते हैं पर कंपोज ज़्यादा बेटर अच्छा लगता है। कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड, इसे जेनेट रैंड के द्वारा कंपोज किया गया, लिखा गया, संगीतबद्ध किया गया, जो भी आप कहना चाहो। आगे देखिए कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आप ये 6 लाइनें लिख रहे हो, इन 6 लाइनों का सार क्या है। एक लाइन में अगर इस बात को की जाए तो क्या कहना चाहता है पोइट, तो उस बात को कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इन दीज ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम, कविताओं की ये ओपनिंग लाइन है, शुरुआती लाइन है। इस लाइन के अंदर पोइट सेज, कवि कहता है डेट ए रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग, कि ये जो रिस्क होता है वो इन्वॉल्व होता है, शामिल होना, शामिल रहता है इन एवरीथिंग, सभी चीज़ों में, वी डू, जो हम करते हैं, इनके अंदर सभी वो चीज़ें शामिल होती हैं जीवन में जो आप करते हो, उसमें क्या शामिल होता है, रिस्क शामिल होता है। ये बात कहना चाहता है कवि इन 6 लाइनों में। देखिए सारा का सारा जो मैंने है वो मोस्टली जो ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखा है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, इंग्लिश लर्निंग थ्रू हिंदी, उसके अंदर जो है आप प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जो स्ट्रक्चर है उसको आप पहले अच्छे से देख लें, उसका अभ्यास कर लें। अगर आप उसका अभ्यास कर लोगे तो निश्चित रूप से इसको आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये है, और एक वीडियो और है जिसमें मैंने आपको इज एम आर का जो एक प्रयोग सिखाया है, जिसके अंदर इज एम आर के ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर क्रिया नहीं होती, तब इज एम आर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो वो दोनों अगर वीडियोस आप देख लेंगे तो इसको आप आराम से समझ पाएंगे कि ये उत्तर कैसे लिखे गए हैं, ठीक है। वरना आप वापस रट्टा मारोगे, अगर उसको देख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप अपनी तरफ से भी एक्सप्लेनेशन को लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ समझ लीजिए, अगर आपको खुद को आता हो और आपने वो वीडियो देख रखी हो तो आप खुद अपनी भाषा में बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है, डेट द पर्सन, कि एक पर्सन जो होता है, एक व्यक्ति होता है, हु लाव्स, जो हंसता है, फाइंड्स हिमसेल्फ एज फूल बाय अदर्स, वो अपने आप को पा सकता है, क्या पा सकता है, दूसरों के सामने मूर्ख पा सकता है, ठीक है। दस टू लाफ, इस जिस प्रकार से हंसना, इज रिस्की, हंसना जिस प्रकार से रिस्की है, टू वीप, रोना इज आल्सो रिस्की, उसी प्रकार रोना भी रिस्की होता है। क्या, क्यों रिस्क होता है, बीइंग कॉल्ड, पुकारा जा सकता है, सेंटिमेंटल, आपको भावुक व्यक्ति के रूप में पुकारा जा सकता है, इस बात का रिस्क रहता है। ये हमने पोएम में पढ़ा ही था कि कैसे होता है। वन गोज आउट टू हेल्प समवन, यदि वन, देखो वन का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब अपने हिंदी में लिखना होता प्रत्येक या कोई, ऐसा कोई शब्द लिखना हो शुरू में, तो आप सब्जेक्ट के रूप में वन लिख सकते हैं, प्रत्येक के लिए होता है ये, ठीक है। जैसे वन शुड वॉक लेफ्ट साइड, प्रत्येक व्यक्ति को लेफ्ट साइड में वॉक करनी चाहिए, ठीक है, जैसे, तो ये प्रत्येक के लिए हो गया। तो वन गोज आउट टू हेल्प समवन, यदि कोई व्यक्ति जाता है टू हेल्प समवन, किसी दूसरे की मदद करने के लिए जाता है, इज टू रिस्क, उसमें भी रिस्क रहता है, किसका रहता है, हैविंग ओवन इंटरेस्ट, कि कहीं उसके अंदर आपका खुद का इंटरेस्ट ना दिखाई देने लग जाए, आपकी खुद की रुचि दिखाई ना देने लग जाए, इस बात का रिस्क रहता है। द पोइट सेज, आगे कवि कहता है, डेट इफ वन इज एक्सप्रेस, वही वन आ गया, कि यदि कोई व्यक्ति एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिस करता है, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करता है, द पोइट सेज इफ वन इज एक्सप्रेस्ड, कर लेना यहाँ एक्सप्रेस्ड होगा, इफ वन इज एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग, यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, ही एक्सपोजेज हिज रियलिटी, तो वो अपनी वास्तविकता को क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है। यानी मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति जब अपनी खुद की भावना को बताता है तो वो अपनी खुद की वास्तविकता को भी बता देता है। अबाउट हिज पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, जो उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी सच्चाई भी वो सामने रख देता है जब वो अपनी भावनाएं बताता है। इफ समवन हैज़ आइडियाज़ और ड्रीम्स, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई विचार है, कोई सपने हैं, एंड पुट्स, और रख देता है, बिफोर क्राउड, लोगों के सामने रख देता है, इज रिस्क, इसमें भी रिस्क है, क्या, बीइंग कॉल्ड नाइव और इनएक्सपीरियंस्ड, तो वो लोगों के सामने नौसिखिया या अनुभवहीन सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये थी लाइन 1 to 6 तक की एक्सप्लेनेशन। अब इसके बाद में हम लाइन 7 to 12 जो लाइन है उनकी रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं लाइन 7 से लेकर के 12 तक, टू लव से लेकर के रिस्क नथिंग तक की जो लाइनें हैं उन लाइनों के हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने है रेफरेंस, और रेफरेंस जैसे हमने पिछले
जो एक्सप्लेनेशन की थी उसमें देखा था, वही सेम टू सेम रखना है आपको। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। तो ये लाइन है, ये सभी पोइम्स में काम आएंगी, आप इनको याद कर लें, बस पोइम का नाम और पोइट का नाम चेंज होता रहेगा। कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा इन लाइनों में, क्या कहना चाहता है कवि? द पोइट सेज दैट ए रिस्क इज इन्वॉल्व्ड इन एवरी एक्ट। इन्वॉल्व होता है शामिल होना। कवि कहता है कि जो रिस्क है वो इन्वॉल्व है, शामिल है एवरी एक्ट। एक्ट मीन्स जो भी आप काम करते हो, जो कार्य करते हो, उन सभी के अंदर क्या रहता है? रिस्क इन्वॉल्व रहता है। बट परंतु फिर भी वी मस्ट टेक रिस्क इन लाइफ, परंतु फिर भी हमें जीवन में क्या लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए। ये बात जो है इन लाइनों में कही है। एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट सेज, कवि कहता है डैट टू लव, कि किसी को अगर आप प्यार करते हो, टू लव समवन, यदि आप किसी से प्यार करते हो तो उसमें भी इन्वॉल्व शामिल रहता है द रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। उसमें क्या रिस्क शामिल रहता है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। रिटर्न होता है वापस आना। लव्ड जरूरी नहीं कि आपने किसी से प्यार किया हो तो वो प्यार आपका वापस मिल जाए, इस बात का रिस्क रहता है। देयर इज़ ए रिस्क ऑफ डाइंग टू लिव। जीवन में जीते समय मरने का क्या रहता है? रिस्क रहता है। देयर इज ए रिस्क, हमेशा रिस्क होता है, ऑफ डाइंग, मरने का। किस में? टू लिव, जीने में मरने का रिस्क रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज हु इज़ बॉर्न, क्योंकि जो पैदा हुआ है, श्योर टू डाई, वो एक ना एक दिन अवश्य डाई, मरेगा। एवरी एक्टिविटी, एक्टिविटी होता है काम, क्रियाकलाप, जो भी आप करते हो। एवरी एक्टिविटी विच परफॉर्म्ड होता है, यहाँ पर परफॉर्म का वैसे तो प्रदर्शन होता है, परंतु यहाँ लेंगे कोई भी काम जो आप करते हो विद होप, आशा के साथ किसी काम को जब आप करते हो, इज रिस्क टू होपलेसनेस। वहाँ पर होपलेसनेस का मतलब होता है निराशा, तो वहाँ निराशा का रिस्क रहता है। यदि कोई भी काम आप आशा के साथ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर निराशा का भाव रहता है या निराशा मिलने की चांस होते हैं। वन, वही मैंने कहा था, कोई भी। वन डज नॉट ट्राई न्यू थिंग, कोई व्यक्ति नई चीज़ इसलिए नहीं करता। वन डज नॉट ट्राई न्यू थिंग्स, एक व्यक्ति नई चीज़ नहीं करता बिकॉज, क्योंकि, यहाँ पर बी नहीं ही है, बिकॉज ही, क्योंकि वह डरता है। फियर्स फेलियर, फेलियर होता है असफल, फियर होता है डर, क्योंकि वह क्या करता है? फेलियर से डरता है, इसलिए वह कोई भी नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहता। बट, परंतु, फिर भी, बट द पॉइंट सेज, परंतु कवि कहता है द रिस्क मस्ट बी टेकन, फिर भी कवि कहता है कि हमें रिस्क लेना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा हैजार्ड होता है नुकसान। जीवन में सबसे बड़ा जो नुकसान है इन लाइफ, जीवन में जो सबसे बड़ा नुकसान है, इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा नुकसान है। ए पर्सन, एक व्यक्ति, कैन नॉट ग्रो, ग्रो होता है किसी चीज़ के अंदर बढ़ना या किसी चीज़ के अंदर ग्रो अप आ जाता है, जैसे अपने कहते हैं, यानी कि तरक्की से ले लो, किसी भी चीज़ से ले लो आप, कैन नॉट ग्रो, नहीं बढ़ सकता है इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए एक व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए कभी कहता है कि हमें हर काम में क्या लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 to 12 लाइन्स जो थी उनकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम 13 to 19 जो लास्ट है वो लेते हैं और उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अब लाइन 13 से लेके 19 तक एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तो रेफरेंस तो वो सेम ही हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं। द पोइट सेज, कवि कहता है डेट एवरी एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रिस्क, की प्रत्येक एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर क्या इन्वॉल्व रहता है? रिस्क इन्वॉल्व रहता है, शामिल रहता है। ए पर्सन हु अवॉइड्स, अवॉइड होता है किसी चीज़ से अपना ध्यान वगैरह हटा लेना, जो अवॉइड कर देता है, ध्यान हटा लेता है। टेकिंग रिस्क, जीवन में रिस्क लेने से अवॉइड करता है। गेट्स नथिंग इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करता। गेट्स प्राप्त करना, नथिंग कुछ भी नहीं, इन हिज लाइफ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु अवॉइड्स, जो अवॉइड करता है, ध्यान नहीं देता है। टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने की तरफ ध्यान नहीं देता है। गेटिंग नथिंग, गेटिंग होता है प्राप्त करना, नथिंग कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। इन हिज और हर लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। एंड बिकम्स नथिंग इन हिज लाइफ, या बिकम्स बनने से होगा, बिकम्स नथिंग इन हिज लाइफ, और वो अपने जीवन में कुछ बन भी नहीं पाता। ही इज़ अनेबल, अनेबल होता है अयोग्य, ही इज़ अनेबल टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होता है जीवन में प्रगति करना। ही इज़ अनेबल टू प्रोग्रेस इन लाइफ, वो जीवन में प्रगति नहीं कर पाता है या असमर्थ हो जाता है। विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए, ए पर्सन, एक व्यक्ति, मे सेव सफरिंग एंड सोरो फॉर सम टाइम्स,
हो सकता है बिना रिस्क लिए एक व्यक्ति सुरक्षित रह जाए दुखों से, तकलीफ़ों से, सफरिंग एंड सॉरो, दुख तकलीफ़ों से, फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के लिए हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने आप को दुख तकलीफ़ों से बच जाए। कब? विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना रिस्क लिए। बट परंतु दे कैन नॉट लर्न, परंतु वो सीख नहीं पाएंगे जीवन में। क्या नहीं सीख पाएंगे? रियल फीलिंग्स, वास्तविक भावनाएं नहीं सीख पाएंगे, कॉमा चेंजिंग सिचुएशन, बदलती हुई परिस्थितियां नहीं सीख पाएंगे, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, जीवन के जो अनुभव है उसे नहीं सीख पाएंगे, लव एनीवन, किसी से प्यार करना नहीं सीख पाएंगे, एंड लिव इन रियल लाइफ, और वास्तविक जीवन में किस प्रकार जीते हैं ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे। यदि एक व्यक्ति रिस्क नहीं लेगा, हो सकता है कि वो दुख और तकलीफ़ों से कुछ समय के लिए तो बच जाए, परंतु इतनी चीज़ें वो नहीं सीख पाएगा। द पीपल, वो एक व्यक्ति हु आर बाउंड बाय देयर ओवन फीलिंग्स, एक व्यक्ति जो अपनी ही फीलिंग्स के साथ घिरा रहता है। एक चीज़ मैं बीच में और बोल दूं कि जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हो तो आपके पास बुक होनी चाहिए जिसके अंदर ये पूरी की पूरी पोएम लिखी हुई हो, ताकि आपको पता चले कि लाइन 13 to 19 जो है वो कौन सी लाइन है और उनकी किन की एक्सप्लेनेशन चल रही है। तो साथ साथ आप जब उसको देखें और जब पढ़ें तो साथ साथ में बुक होनी चाहिए, तभी यह चीज़ जो है समझ आती है। ठीक है, तो यहाँ से दोबारा बोल रहा हूँ, द पीपल हु आर बाउंड बाय देयर ओवन फीलिंग्स, वो व्यक्ति जो अपनी भावनाओं से बाउंड होता है, बंधे रहना, जो अपनी भावनाओं से बंधे रहता है, अफ्रेड, हमेशा डरता है, ऑफ टेकिंग रिस्क, रिस्क लेने से हमेशा डरता है, बिकॉज दे फियर, क्योंकि वे उन्हें डर होता है, अबाउट द फेलियर, क्योंकि उन्हें फेल होने का डर लगा रहता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति अपनी ही फीलिंग्स के साथ, अपनी निश्चितता के साथ बंधा रहता है, वो व्यक्ति हमेशा ही डरता है रिस्क लेने से, वो बिकॉज दे फियर ऑफ अबाउट फेलियर, क्योंकि उनके मन में डर होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई नई चीज़ करने की कोशिश नहीं करते, जो चीज़ पुरानी होती है उसी में ही करते रहते हैं। सो दे डू नथिंग डैट दे फाइंड न्यू, वे नहीं करते हैं जब भी उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती है। दे सेटिस्फाइड देमसेल्फ, वो अपने आप में क्या रहते हैं? संतुष्ट रहते हैं। दे लिव द लाइव्स ऑफ स्लेव्स, और वो अपनी जो जिंदगी है वो कैसी गुजारते हैं? स्लेव्स, गुलामों की तरह गुजारते हैं। दे लॉस देयर फ्रीडम, और वे अपनी आज़ादी को क्या कर देते हैं? लॉस कर देते हैं, खो देते हैं। ओनली ए पर्सन, केवल एक व्यक्ति, हु टेक्स रिस्क, जो रिस्क ले सकता है, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में जो रिस्क ले सकता है, इज ट्रूली फ्री, वो ही वास्तव में क्या है? आज़ाद है। ठीक है, तो ये जो है इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन था पूरी पोइम का। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो जो हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे उसमें इसके जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। और वो बात जो मैंने आपको बताई थी कि कुछ बच्चों को जिनको अंग्रेजी सीखने में प्रॉब्लम्स रहती है या अंग्रेजी के क्वेश्चन आंसर लर्न करने में प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, जिसे यूज़ करके वो इस पोइम को जो है आसानी से हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है ये समझ में आई होगी, पोइम भी अच्छे से समझ में आई होगी। एक दो बार देखो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।